नमस्कार दोस्तों, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पवन जांगिड़ और आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर डील करेंगे और टॉपिक का नाम है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसे अपन ESR के नाम से भी जानते हैं। जब आप बहुत सारी डिजीज कंडीशन पढ़ते हो तो डिजीज कंडीशन के अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट में अपन ESR को पढ़ते हैं कि भाई ESR इस कंडीशन के अंदर बढ़ा हुआ आ रहा है, किसी के अंदर घटा हुआ आता है। तो आज अपन ESR को डिटेल के अंदर जानेंगे कि सर ESR क्या होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ESR को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, किन कंडीशंस के अंदर ESR बढ़ा हुआ आता है और किन कंडीशंस के अंदर ESR घटा हुआ आता है। ये क्वेश्चन जो है आपके पैथोलॉजी के सिलेबस के अंदर यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए डील करते हैं ESR क्या होता है। तो पहली बात ये याद रखनी है कि सर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है? इरिथ्रोसाइट का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, RBC जो होती है। ये आप एक इसको वर्टिकल ट्यूब में रखते हो और एंटीकोगुलेंट को मिक्स करते हो। तो एंटीकोगुलेंट को मिक्स करने पर जब आप ब्लड को वर्टिकली होल्ड करते हो तो उसमें RBC जिस रेट से सेटल डाउन होती है, बॉटम की तरफ जाती है, उस रेट को अपन किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट अथवा ESR के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि सर एक वर्टिकल इस प्रकार से आपने एक ट्यूब ले रखी है, इसमें आपने क्या डाला सर? ब्लड का सैंपल लिया और ब्लड में अपन ने क्या मिला दिया? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब सर इस प्रकार के फार्माकोलॉजिकल एजेंट जो क्या करते हैं, जो ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकते हैं, वो अपन ने मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद मैंने देखा कि RBC बॉटम की तरफ सेटल डाउन जिस रेट से होती है, उस रेट को मैंने कहा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो सर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होती है एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का डायग्नोस्टिक टूल है, जिससे अपन डिजीज को चेक करते हैं कि कंडीशन किस प्रकार की है और उसके प्रोग्नोसिस को अपन क्या करते हैं सर? चेक करते हैं। ESR क्या होता है? ये होता है भाई एंटीकोगुलेंट के मिक्स कर देने के बाद RBC जो होती है वो सिंक करती है। सिंक का मतलब बॉटम की तरफ बैठना स्टार्ट करती है, सेटल डाउन होना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे होती है, स्लोली होती है। जिस रेट के साथ होती है सर उस रेट को अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। दूसरा सर ये जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है ये बहुत सारी इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के अंदर आपको क्या बताता है? डिजीज के प्रोग्नोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो पहली बात ये याद रखनी है कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का डायग्नोस्टिक टूल है, जिसका उपयोग अपन डिजीज की कंडीशन को, प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए करते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात सर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट अथवा ESR जो है इसको अपन किस तरीके से अपन इसका एस्टिमेशन करते होंगे? तो सर कैसे इस कंडीशन को निकालेंगे? तो देखो ये जो ट्यूब आपको इमेज में दिखा रखी है ये आपकी कौन सी ट्यूब है? वेस्टरग्रेन ट्यूब है। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सर जिस मेथड से अपन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को एस्टिमेट करते हैं उस मेथड का नाम है वेस्टरग्रेन मेथड, और जिस ट्यूब से करते हैं उस ट्यूब को कहते हैं वेस्टरग्रेन ट्यूब। तो सर ये एक वेस्टरग्रेन ट्यूब है। वेस्टरग्रेन ट्यूब जो होती है इसकी लेंथ जो होती है वो होती है सर 300 mm। कितनी? 300 mm अथवा 30 सेंटीमीटर की लेंथ है इसमें। इसमें अपन ने क्या किया, इस जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर मैंने 1.6 ml तो वीनस ब्लड का सैंपल लिया, वीनस ब्लड लिया, और ब्लड लेने के बाद इसमें 0.4 ml सोडियम सिट्रेट को मिलाया। क्या किया कि भाई ESR को एस्टिमेशन के लिए सबसे पहले मैं पर्सन से वीनस ब्लड का सैंपल लेता हूं। सैंपल लेने के बाद 1.6 ml तो सैंपल है, इसको मिक्स करता हूं 0.4 ml सोडियम सिट्रेट के साथ। और सोडियम सिट्रेट क्या है सर? एक एंटीकोगुलेंट है, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है। जब इस एंटीकोगुलेंट को मिक्स करता हूं और इस सैंपल को डाल दिया मैंने इस वेस्टरग्रेन ट्यूब के अंदर, ट्यूब को वर्टिकली होल्ड करके रखा और 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर मैंने रीडिंग ली, तो मैंने देखा कि सर जितनी RBC जिस रेट से सेटल डाउन हुई होंगी उसे अपन ने क्या कहा? ESR कहा। तो ESR इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। अब भाई देखो स्टार्टिंग में जब मैंने इसमें ब्लड को फिल किया था, सैंपल को फिल किया था, तो फिल करने के बाद सर इसमें RBC नीचे बॉटम की तरफ जाने लगी होंगी। बॉटम की तरफ क्यों गई? क्योंकि सर RBC पर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स अथवा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसकी वजह से ये सेटल डाउन होती है नीचे। तो सर सेटल डाउन जब हुई तो सर इस ट्यूब में इसकी लेंथ mm में दे रखी है और 1 घंटे के अंदर हुई होंगी। तो सर इसका यूनिट जो होता है ESR का, वो यूनिट जो है वो क्या है? mm/ओवर। मतलब 1
ओवर के अंदर कितना mm आरबीसी जो होती है वो बॉटम की तरफ सेटल डाउन हो जाती है वेस्टरग्रेन ट्यूब में आफ्टर मिक्सिंग द एंटीकोगुलेंट के मिक्स कर देने के बाद इसे किस नाम से जानेंगे, ईएसआर के नाम से। तो सर इस प्रकार एस्टिमेट करते हैं। तो पहली बात तो सर ईएसआर एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का डायग्नोस्टिक टूल है जिसका उपयोग इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में अथवा डिजीज कंडीशन के प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए किया जाता है। ईएसआर का मतलब है सर एंटीकोगुलेंट के मिक्स कर देने के बाद ब्लड में आरबीसी वर्टिकल ट्यूब के अंदर जिस रेट से सेटल डाउन होती है, बॉटम के अंदर जाती है, इस रेट को कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जिस मेथड से साहब इसको आप एस्टिमेट कर रहे हो, मेथड का नाम है वेस्टरग्रेन मेथड। और वेस्टरग्रेन मेथड में एक ट्यूब का उपयोग किया जाता है, ट्यूब का नाम हो गया वेस्टरग्रेन ट्यूब। वेस्टरग्रेन ट्यूब की लेंथ होती है कितनी, 300 mm अथवा 30 सेंटीमीटर। सर इसकी यूनिट जो है ईएसआर की वो हो गई आपकी mm पर ओवर। 1 घंटे के अंदर एंटीकोगुलेंट के मिक्स कर देने के बाद कितनी आरबीसी किस रेट से सेटल डाउन हो रही है, दैट इज नोन एज ईएसआर। ये देखा। फिर सर नॉर्मल पर्सन के अंदर एक नॉर्मल हेल्दी मेल पर्सनल है जिसके अंदर ईएसआर जो होती है वो कितनी होती है, 3 से 7। कितनी होती है सर, 3 से 7 mm पर ओवर होती है। तो यूनिट बताया था कितना होता है, mm पर ओवर होता है। तो सर 3 से 7 तो किसके अंदर है, मेल के अंदर। फीमेल के अंदर कितनी होती है, 5 से 9 mm पर ओवर होती है। इसका मतलब अपन को याद रखना है नॉर्मल हेल्दी फीमेल के अंदर ईएसआर जो होता है मेल की तुलना में कैसा आता है, ज्यादा आता है। बात समझ आ गई। तो पहली बात तो ये कि सर मेल में क्या है, ईएसआर कम है, किसमें ज्यादा है, फीमेल में ज्यादा है। नॉर्मल अपन ने देख लिया, उसमें 5 से 9, इसमें कितना 3 से 7 mm पर ओवर होता है। ये दूसरी बात जो है सर फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन द ईएसआर की भाई कंडीशन के आधार पर ईएसआर किस प्रकार से वेरी करता है, इसका जो वैल्यू है वो। तो पहली बात कि सर एज के आधार पर, तो सर चिल्ड्रंस के अंदर, बच्चों के अंदर ईएसआर जो होता है वो कैसा आता है, कम देखने को मिलता है। दूसरा सेक्स, तो सेक्स के अंदर अथवा जेंडर के आधार पर देखिए तो फीमेल के अंदर ईएसआर जो है मेल की तुलना में ज्यादा आता है। 2 चीजें। दूसरा अगर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन हुआ है तो मेंसेस के दौरान ब्लड लॉस हुआ है और ब्लड लॉस हो जाने के बाद ईएसआर जो है वो कैसा देखने को मिलता है, एलिवेटेड अथवा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है सर, प्रेगनेंसी के बाद जो ईएसआर है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन है, ईएसआर के सेटल डाउन होने की रेट जो होती है वो 35 mm पर ओवर तक इंक्रीज देखने को मिलती है। तो एक बात तो ये याद रखनी है कि सर मेंस्ट्रुएशनल के अंदर जिसमें ब्लड लॉस हुआ है उसमें ईएसआर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा सर प्रेगनेंसी के अंदर जो होता है ईएसआर 35 mm पर ओवर तक बढ़ जाता है। ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है किसके अंदर, ईएसआर के अंदर। नेक्स्ट देखो कि सर ईएसआर जो होता है ये पैथोलॉजिकल वेरिएशन कैसे दर्शाता है। भाई एक हेल्दी पर्सन है नॉर्मल, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल कुछ कारण हुए और उसकी वजह से ईएसआर एबनॉर्मल आने लगा या उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिला। भाई प्रेग्नेंसी है, प्रेग्नेंट फीमेल है तो भाभी जी के अंदर ईएसआर जो होता है वो कितना 35 mm पर ओवर तक बढ़ जाता है। दूसरा आपने देखा बच्चों के अंदर कम आता है, फीमेल के अंदर मेल की तुलना में ज्यादा आता है, ये आपने देख लिया। एक देखा कि मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन के बाद ईएसआर जो होता है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। दूसरा पैथोलॉजिकल चेंजेस, भाई कोई डिजीज कंडीशन पर्सन के अंदर होती है तो डिजीज कंडीशन के दौरान ईएसआर कब तो घटता है कब बढ़ता है वो अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो पैथोलॉजिकल में पहली बात कि देखो इसे समझने के लिए आप एक चीज समझो कि नॉर्मली जो आरबीसी होती है ये एक सर आरबीसी है और आरबीसी के सरफेस को अपन बोलते हैं डोनल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं सर, आरबीसी के सरफेस को डोनल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आरबीसी के सरफेस पर क्या होता है सर, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। अब भैया एक आरबीसी है, दूसरी आरबीसी पर भी क्या पाया जा रहा है, सरफेस पर नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव सेम जो चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के पास नहीं आ पाती। और जब एक दूसरे के पास नहीं आएंगी तो स्टिक नहीं हो पाती, स्टिक नहीं हो पाती तो सर इस पर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कम लगता है, जिसकी वजह से ईएसआर जो होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर कैसा आएगा, घटा हुआ आता है, मतलब 3 से 7 आता है। अब भैया किसी पर्सन के अंदर हुई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एग्जांपल की बात करें तो सर पर्सन के अंदर मान लो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ, और ट्यूबरकुलोसिस कैसी है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। जब पर्सन के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन अराइज होती है तो पर्सन के ब्लड में फाइब्रिनोजन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, तो पर्सन के अंदर फाइब्रिनोजन रिलीज होते हैं ब्लड में, और ये फाइब्रिनोजन क्या करते हैं सर, ये फाइब्रिनोजन जो होते हैं आरबीसी के सरफेस पर पाए जाने वाले इन नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब भैया आरबीसी के
सरफेस पर पाए जाने वाले चार्जेस फाइब्रिनोजन की वजह से न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज हो गए तो अब आरबीसी एक दूसरे से अडेयर हो जाएगी, चिपक जाएगी, और जब सर एक के ऊपर एक कॉइन फॉर्मेशन में जमा हो जाती है तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रोलेक्स फिनोमिना। क्या बोलते हैं? रोलेक्स फिनोमिना बोलते हैं। और सर रोलेक्स फिनोमिना का फॉर्मेशन होने की वजह है इंफ्लामेटरी कंडीशन के अंदर रिलीज हो जाने वाला फाइब्रिनोजन। मतलब जब फाइब्रिनोजन रिलीज हुआ तो आरबीसी के डोनल सरफेस पर जो नेगेटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। आरबीसी अब एक दूसरे के पास आएगी तो सर ये कॉइन के फॉर्म में सिक्के की तरह एक के ऊपर एक जमा हो जाएगी। ये हो गया सर रोलेक्स फॉर्मेशन। अब जब एक के ऊपर एक जमा हुई तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, इससे टफ्ट ऑफ आरबीसी पर। तो सर ईएसआर जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में कैसा देखने को मिलता है? बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ आई होगी कि सर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के दौरान ईएसआर जो होता है बढ़ा हुआ देखने को मिलता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स। रोलेक्स फॉर्मेशन होने की वजह फाइब्रिनोजन का रिलीज होना और आरबीसी के सरफेस पर पाए जाने वाले नेगेटिव जो चार्ज आयन है उनका क्या हो जाना? न्यूट्रलाइज हो जाना है। ये समझ आई। अब जैसे सर ईएसआर किस में बढ़ा हुआ मिलेगा? कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया, मेलिग्नेंसी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया सर पर्सन के अंदर, सिफिलिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, इन कंडीशन में पर्सन का ईएसआर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट सर ऑल टाइप्स ऑफ एनीमिया, सभी प्रकार के एनीमिया में ईएसआर जो होता है वो कैसा देखने को मिलता है? बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अरे एनीमिया जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, हीमोलाइटिक, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, उन सभी प्रकार के एनीमिया के अंदर ईएसआर जो होता है वो कैसा मिलता है? बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सर किस में नहीं देखने को मिलता? तो याद रखना सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो इसका क्या है? एक्सेप्शन है भाई। सिकल सेल एनीमिया के अंदर ईएसआर जो होता है वो कैसा मिलता है? डिक्रीज्ड देखने को मिलता है। सर रेशनल क्या है? तो रेशनल याद रखना सेल्यूलर फैक्टर की एबनॉर्मलिटी की वजह से, कि सर सेल्यूलर फैक्टर की एबनॉर्मलिटी की वजह से सिकल सेल एनीमिया में ईएसआर घटता है, बाकी सभी प्रकार के एनीमिया में ईएसआर कैसा देखने को मिलता है? इंक्रीज्ड देखने को मिलता है। ये हो गए सर पैथोलॉजिकल वेरिएशन। दूसरा सर ये तो बढ़ा हुआ देखने को मिला कि सर किसी पर्सन के अंदर अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अराइज हुई है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रिनोजन रिलीज हुए। फाइब्रिनोजन रिलीज हुए तो आरबीसी की डोनल मेम्ब्रेन पर अथवा सरफेस पर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। आरबीसी एक दूसरे से ज्वाइन होने लगी, एक दूसरे के ऊपर सिक्के की तरह जमा होने लगी और इसे बोला रोलेक्स फॉर्मेशन। और रोलेक्स फॉर्मेशन की वजह से नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा तो बॉटम की तरफ जल्दी जमा होने लगी, इसका मतलब ईएसआर बढ़ा। तो पर्सन में ईएसआर बढ़ा हुआ देखने को मिला। सभी प्रकार के एनीमिया में ईएसआर बढ़ा हुआ देखने को मिला। सर किन कंडीशंस में ईएसआर घटा हुआ देखने को मिलेगा? डिक्रीज्ड देखने को मिलता है। तो पहला अभी मैंने बताया सिकल सेल एनीमिया में। तो पहली चीज क्या याद रखनी है? सिकल सेल एनीमिया के अंदर, सिकल सेल एनीमिया के अंदर ईएसआर जो होता है वो डिक्रीज्ड देखने को मिलता है सेल्यूलर फैक्टर की एबनॉर्मलिटी की वजह से। दूसरा सर किसी पर्सन को एलर्जिक डिजीज है तो एलर्जिक डिजीज में पर्सन में ईएसआर घटा हुआ देखने को मिलता है। पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी बढ़ गई भाई, आरबीसी का नंबर जब बढ़ जाता है एबनॉर्मल तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, उसमें देखने को मिलता है। और सर एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी के नंबर का इंक्रीमेंट हो जाना कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस। मतलब सर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट किसी पर्सन के अंदर क्या हो गया हो? बढ़ गया हो तो ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर भी ईएसआर जो है वो डिक्रीज्ड देखने को मिलता है। इनके रेशनल जो है आप जब पढ़ेंगे, जब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि सर फैक्टर अफेक्टिंग ईएसआर, ईएसआर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो अपन पढ़ेंगे कि सर विस्कोसिटी करता है, नंबर करता है, साइज करता है, तो उसमें इसको जानेंगे। तो यहां सिर्फ याद रखना है कि सर फिजियोलॉजिकल चेंजेस में प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा था भाभी जी के अंदर, मेंसेज के दौरान बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा था, बच्चों में कम और फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिल रहा था। ये फिजियोलॉजिकल है। दूसरा सर पैथोलॉजिकल बात करें तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और एनीमिया में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। दूसरा एलर्जिक रिएक्शन, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस और एक पॉलीसाइथीमिया में घटा हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या याद रखेंगे सर? नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट अपन को याद रखना है फैक्टर अफेक्टिंग ईएसआर। ईएसआर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो पहली बात सर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द आरबीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर। मतलब क्या हुआ सर? आरबीसी अथवा ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ईएसआर के। अगर भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी ब्लड की तो ईएसआर भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है। दूसरी बात अगर आरबीसी का साइज बढ़ेगा तो सर ये क्या होगा?
ईएसआर को बढ़ाएगा। तो सर साइज ऑफ आरबीसी, साइज ऑफ आरबीसी ईएसआर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साइज बढ़ेगी तो सर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, तो आरबीसी जल्दी वर्टिकल ट्यूब के अंदर नीचे बॉटम में शिफ्ट होगी। इसका मतलब ईएसआर कैसा देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि अगर सर पर्सन के अंदर विस्कोसिटी बढ़ती है, ब्लड की गाढ़ापन बढ़ता है, सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ती है ब्लड की, तो उसके अंदर ईएसआर जो होता है वो इसके एंटी प्रोपोर्शनल होता है। अब पहली बात समझो भाई, जब पर्सन के अंदर पॉलीसाइथीमिया हुआ था, पॉलीसाइथीमिया का मतलब है एबनॉर्मल एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द आरबीसी, आरबीसी ज्यादा बनी होंगी तो आरबीसी के नंबर के बढ़ जाने की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ी होगी, और विस्कोसिटी बढ़ी तो सर पर्सन के अंदर ईएसआर कैसा होगा, घटेगा, क्योंकि कैसा है, एंटी प्रोपोर्शनल है। बात समझ आ गई। दूसरी बात सर डिक्रीज्ड ईएसआर देखने को मिलता है। और अगर पर्सन के अंदर एनीमिया की बात करें, एनीमिया के अंदर, तो एनीमिया के अंदर क्या होता है, आरबीसी का नंबर कम होता है, नंबर कम होता है मतलब विस्कोसिटी घटती है, और जब विस्कोसिटी घटती है तो क्या बढ़ेगा, ईएसआर बढ़ेगा। तो ईएसआर कैसा देखने को मिलता है, इंक्रीज्ड देखने को मिलता है। तो सर दो बात यहां याद रखनी है, सर विस्कोसिटी एक तो, और दूसरा नंबर, काउंट ऑफ द आरबीसी। अगर आरबीसी का नंबर जो है वो बढ़ेगा तो नंबर जब बढ़ता है तो ईएसआर घटता है, जैसे पॉलीसाइथीमिया में। और अगर ईएसआर जो है वो, अगर नंबर जो है वो घटेगा, जैसे एनीमिया में घट रहा है सर आरबीसी का नंबर, तो ईएसआर कैसा देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ या इंक्रीज्ड देखने को मिलेगा। कैसा होता है सर, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, तो विस्कोसिटी के एक काउंट ऑफ आरबीसी के। तो ये क्या है सर, ये आपके हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द आरबीसी। फैक्टर अफेक्टिंग में पहली बात जो अपन कर रहे हैं, पहली बात अपन ने किसकी करी सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी की करी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर, स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर अपन ने देखा कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बढ़ जाने की वजह से पर्सन का ईएसआर जो होता है वो बढ़ता है, तो ईएसआर बढ़ेगा। दूसरा पर्सन साइज के बढ़ जाने की वजह से बढ़ता है। एक चीज अपन ने देखी, अगर विस्कोसिटी बढ़ रही है भाई साहब, किसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है तो घटेगा, और अगर काउंट बढ़ रहा है तो भी पर्सन के अंदर क्या होता है, घटता है। क्या, ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो आज का आपका टॉपिक था इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट अथवा क्वेरी है, आप हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।